नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की खेलों के महाकुंभ ओलंपिक्स के साथ। तो खेलों के महाकुंभ ओलंपिक का कल से आगाज हो चुका है और आज भारत को पदक की उम्मीद है। आज निशानेबाजी में पदक जीतने का मौका है भारत के पास। आपको जानकारी दे दें, तीरंदाजी में दीपिका प्रवीण की जोड़ी से सबको उम्मीद है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें, पुरुष हॉकी में आज भारत न्यूजीलैंड से भिड़ने वाला है। बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग में भी आज भारत को ट्रॉफी की आस है। इसके साथ ही टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग में आज पदक की आस है। जूडो, रोइंग और मुक्केबाजी में भी आज भारत भिड़ने वाला है अलग अलग देशों से। इसके साथ ही आपको बता दें, दीपिका कुमारी और प्रवीण की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है और तीर अंदाजी में क्वार्टर फाइनल तक ये जोड़ी पहुंच गई है। आज उनसे पदक की उम्मीद की जा रही है। तो भारत को आज पदक की उम्मीद है। आज कई इवेंट्स में भारत अलग अलग देशों के खिलाड़ियों से भिड़ने वाला है। सबसे पहले बात अगर तीरंदाजी की जाए तो तीरंदाजी में दीपिका और प्रवीण की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है और ऐसे में अगर आज वो क्वार्टर फाइनल जीत जाते हैं तो भारत का कम से कम एक जो पदक है वो तो पक्का हो ही जाएगा और फिर कोशिश होगी कि उसे गोल्ड या फिर सिल्वर में कन्वर्ट किया जा सके। आज अलग अलग इवेंट्स में भारतीय एथलीट अलग अलग देशों के एथलीट से भिड़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और प्रवीण की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग में भी आज पदक की आस है भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से। जूडो, रोइंग और मुक्केबाजी में भी आज भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। तो टोक्यो ओलंपिक की रंगारंग शुरुआत के बाद अब खेलों का महाकुंभ शुरू हो चुका है। भारत के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है और यहां भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने का भी मौका है। आज निशानेबाजी में महिला टीम सामने होगी और आज हॉकी का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होने वाला है। निशानेबाजी में महिला 10 मीटर एयर राइफल फाइनल मुकाबला सुबह 7:30 बजे होगा, यानी कि थोड़ी देर बाद हमें ये रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। जूडो महिला 48 किलोग्राम, रोइंग, निशानेबाजी पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल। इसके साथ ही अभिषेक शर्मा और सौरभ चौधरी इसमें शामिल होंगे। वहीं वेट लिफ्टिंग महिला वर्ग में मीराबाई चानू हिस्सा लेंगी। टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, बैडमिंटन और शाम को हॉकी में महिला टीम नीदरलैंड से आज मुकाबला करने वाली है। वहीं हम आपको बता दें, तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और प्रवीण की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब उनसे पदक की उम्मीद की जा रही है। चलिए और अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दें, आज गुरु पूर्णिमा है और इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आषाढ़ पूर्णिमा और धम्म चक्र दिवस के मौके पर देशवासियों के साथ अपना संदेश साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि 24 जुलाई को सुबह करीब 8:30 बजे आषाढ़ पूर्णिमा और धम्म चक्र दिवस कार्यक्रम में अपना संदेश साझा करूंगा। इस साल गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई को पड़ रही है, जो चंद्र ग्रहण के साथ मेल खाती है, यानी हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा अपने गुरुओं या फिर शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो उन्हें अपने जीवन में ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाते हैं। वहीं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आज के दिन धर्म चक्र दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा मना रहा है। बता दें कि सारनाथ में ऋषिपत्तन स्थित हिरण उद्यान में आज ही के दिन महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम 5 तपस्वी शिष्यों को दिए गए प्रथम उपदेश को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। आज गुरु पूर्णिमा है और राजनीति में इतिहास में बीजेपी पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव राजनीतिक स्तर पर मनाने जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता मठ और मंदिरों में जाकर धर्म गुरुओं की वंदना करेंगे। इसे लेकर पार्टी ने सभी जिला संगठन को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि मंडल और बूथ स्तर पर गुरु पूर्णिमा पर्व पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
कोरोना काल में समाज के लिए काम करने वालों को भी गुरु मानकर उन्हें सम्मानित किया जाए। इधर बीजेपी की इस कवायद पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पर्व और आस्था का भी अब सियासी इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस ने पूछा कि क्या बीजेपी हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म के गुरुओं का भी सम्मान करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो धर्माचार्य हैं, गुरुजन हैं, उनका तो करना ही है, लेकिन कई ऐसे लोग निकल करके अभी सामने आए इस संक्रमण के दौरान जिन्होंने बहुत सेवा की लोगों की, उनको भी चिन्हित करके उनका सम्मान किया जाए तो समाज में एक संदेश, सकारात्मक संदेश जाता है। जो चुनाव आते हैं, जब जब भारतीय जनता पार्टी असफल साबित होती है उसकी सरकार, जब जब मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो कहीं ना कहीं इस तरह के धार्मिक एजेंडे भाजपा की सरकार ले आती है और धर्म के रास्ते जनता को गुमराह करने का काम करती है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी संगठन में सक्रिय नजर आ रहे हैं। सिंधिया आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। दरअसल बीजेपी राष्ट्र स्तर पर सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए ई चिंतन प्रोग्राम चला रही है और इसके तहत सिंधिया मध्य प्रदेश के जिलों में पदाधिकारियों को विदेश नीति के मुद्दे पर टिप्स देंगे। ई चिंतन प्रोग्राम के तहत जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। विदेश नीति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी संबोधित कर चुके हैं। हालांकि एस जयशंकर के संबोधन में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। कुछ दिन पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी विदेश नीति को लेकर बैठक कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया और प्रभारी सचिव चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर आज शाम 4 बजे 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचने वाले हैं। पीएल पुनिया इस दौरे में आधा दर्जन से ज्यादा बैठक लेंगे। पुनिया आज शाम 5 बजे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक लेंगे। फिर कल यानी कि 25 जुलाई को राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की बैठक लेने के बाद निगम मंडल आयोग में नवनियुक्त पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसी तरह 26 जुलाई को राजीव भवन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। पीएल पुनिया सभी प्रदेश और जिला पदाधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के टिप्स देंगे। वहीं महंगाई और कृषि मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति भी बनाई जाएगी। प्रदेश और जिला पदाधिकारियों की बैठक में पीएल पुनिया पिछली बैठक में दिए टास्क की भी समीक्षा करेंगे। एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया और प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आ रहे हैं। 24 जुलाई शनिवार को ही वे वरिष्ठ कांग्रेस जनों से और प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। कोरोना महामारी की तीसरी लहर धीमी पड़ने पर मध्य प्रदेश ने अब स्कूल खोलने का निर्णय लिया है और ऐसे में 11वीं और 12वीं क्लास 26 जुलाई और 9वीं और 10वीं के स्कूल 5 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। स्कूलों में प्रार्थना सभा और स्विमिंग पूल समेत अन्य सामूहिक गतिविधियां बंद रहेंगी। स्कूल बसों को 50% क्षमता के साथ ही चलाया जा सकेगा। जिन जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं है वहां स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन इस संबंध में आखिरी फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिले के प्रभारी मंत्री और कलेक्टर आपस में चर्चा करने के बाद ही लेंगे। स्कूल में हर शिक्षक और अन्य स्टाफ का वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कोरोना की समीक्षा बैठक में कहा था कि स्कूल संचालक और प्रिंसिपल बिना पेरेंट्स की अनुमति के बच्चों को स्कूल नहीं बुलाएं। तो 26 जुलाई से मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने की तैयारी हो गई है और इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। और चलिए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। छत्तीसगढ़ की जानकारी देने के लिए रायपुर से हमारे साथ प्रिया जुड़ी है, तो वही मध्य प्रदेश की जानकारी देंगे नीलम। प्रिया, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हैं। आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है, जानकारी दीजिए। बिल्कुल 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया, उनके साथ प्रभारी सचिव चंदन यादव और प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का भी दौरे पर रहेंगे। 3 दिनों तक लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी या मोर्चा प्रकोष्ठ के जो लोग हैं उनकी मैराथन बैठक की जाएगी। इसके अलावा
जो अभी अभी नई निगम मंडल की जो नियुक्तियां हुई हैं उनके अध्यक्षों से भी मुलाकात की जाएगी, उनसे भी चर्चा की जाएगी और समीक्षा की जाएगी। ये कह सकते हैं कि मिशन 2000 तैयारी की जो है कमर कस के तैयारी पूरे प्रदेश में शुरू हो चुकी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, लगातार वहां पर भी बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रीय नेतृत्व उनका जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर लगातार कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम कर रहा है और इसी क्रम में अब कांग्रेस पार्टी में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब 3 दिन तक लगातार मैराथन बैठकें चलेंगी। इसमें 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा है सरकार का, क्या क्या प्रमुख योजनाएं हैं, चाहे वो नरवा गरवा घुरवा पारी हो, किसानों को बोनस जो समर्थन मूल्य है वो देने की बात हो, या कोई भी तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की, गोबर खरीदी की जो योजना हो, इन तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना किस तरीके से है, किस तरीके से अब एक बार फिर से जिला ब्लॉक लेवल पर काम करने की जरूरत है, किस तरीके से 2000 अच्छा पैटर्न पे कार्यकर्ता आप काम करेंगे, इन तमाम विषयों पर संक्षेप में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा लगातार जो बैठकें होती रहती हैं उसमें अलग अलग अध्यक्षों को, अलग अलग पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं, तो किन किन जिम्मेदारियों पर अभी कितना कितना काम हो पाया है और आगे किस तरीके की रणनीति बनाकर काम करना है, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। 3 दिन तक लगातार बैठकें चलेंगी, लगातार कार्यक्रम होंगे और तीनों ही जो प्रभारी सचिव और प्रभारी आ रहे हैं वो अलग अलग मोर्चे प्रकोष्ठों के लोगों से, अलग अलग अध्यक्षों से मुलाकात कर उन्हें काम देंगे, नई जिम्मेदारियां भी देंगे कि आने वाले समय के लिए किस तरीके से और काम किया जा सकता है। इसके अलावा राहत की खबर है आकांक्षा की प्रदेश में बीते 24 घंटे में 118 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। ये आंकड़े इसलिए राहत के हैं कि लगभग 5 महीने बाद इतने कम आंकड़े जो हैं आए हैं। एक समय यह भी था कि प्रदेश भर में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े थे, 17,000 के आसपास आंकड़े पहुंच रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़े राहत के हो गए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या मात्र 1 है, कोरोना से मरने वालों की संख्या जो है वो महज 1 है। ये मोर्टेलिटी रेट भी इन दिनों बहुत बढ़ा हुआ था, तो लगातार पॉजिटिविटी रेट जो है वो प्रदेश में कम होता नजर आ रहा है। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 1% से नीचे चला गया है, तो ये राहत की बात है। लेकिन अभी भी जरूरी है कि जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वो कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और IBC 24 लगातार अपने दर्शकों से ये भी अपील कर रहा है कि जैसे ही वैक्सीनेशन का नंबर आए वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो ये तमाम खबरें हैं आकांक्षा जिन पर आज दिन भर IBC 24 अपनी नजर बनाकर रखेगा। बिल्कुल प्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। नीलम भी हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, जानकारी दीजिए। जी आकांक्षा, यदि हम मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर नजर डालें तो आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चल रहे चिंतन शिविर में भाग लेंगे। वो यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जो पूरा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उसमें वो भाग लेने जा रहे हैं और खासतौर पर विदेश नीति के मुद्दों पर जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, चर्चा करेंगे कि देश के लिए क्या कुछ विदेश नीति जो है बीजेपी अपना सकती है, किस तरीके की विदेश नीति है, तो ये मुद्दा रहेगा। इसके साथ ही साथ चूंकि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है तो बीजेपी के जितने बड़े नेता और मंत्री हैं गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी आज राजधानी भोपाल के गुरु गुफा मंदिर में जो है गुरु पूजन करेंगे। इसके साथ ही साथ बीजेपी के जितने बड़े मंत्री नेता हैं वो अपने अपने अलग अलग स्थानों पर मंदिरों में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस पूर्णिमा के पर्व में जो है भाग लेने जा रहे हैं। इसके अलावा यदि हम गैर सियासी घटनाओं पर नजर डालें तो कर्मचारी जो पूरे हड़ताल करने जा रहे हैं, कर्मचारी मोर्चे ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। चूंकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को DA वगैरह जो रहते हैं उनमें बढ़ोतरी दी है, तो राज्य सरकार के कर्मचारी भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि लंबे समय से जो उनकी वेतन वृद्धि रोकी गई है, प्रमोशन रुके हुए हैं, इसके साथ ही साथ DA जो है वो उन्हें बढ़ाकर दिया जाना चाहिए। तो कई ऐसी मांगे हैं जिसे लेकर दूसरे चरण का आंदोलन कर्मचारी संगठन करने जा रहे हैं और जिसके तहत आज सभी कर्मचारी जो है मिलकर के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को ज्ञापन सौंपेंगे। आकांक्षा, वहीं चूंकि यह शनिवार का दिन है, रूटीन कोरोना वैक्सीनेशन का दिन है, तो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन जो है आज किया जाएगा। कई सेंटर्स पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत वैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के डोज लगाए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ जिन सेंटर्स पर चूंकि कल से गर्भवती महिलाओं का नीलम, आप इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। ताजा अपडेट और फॉलोअप भी हम आपसे जरूर लेते रहेंगे। प्रिया, आपका भी शुक्रिया। नीलम, आप दोनों का ही शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में अभी भी कई राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। सत्ता और संगठन में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर दावेदारों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है, जिसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अब बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि बकाया नियुक्तियों के लिए मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए।
ये हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और हम एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करते हैं और जो भी वो आदेश करेंगे, जो भी उन्होंने सोच के रखा होगा, जो वो देंगे वो सिरोधार्य है। सरकार बनने के बाद बीजेपी में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर इतना इंतजार पहले कभी नहीं देखा गया। हालांकि इन पदों के लिए नाम तय करने की कवायद जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की लगातार संगठन के बड़े नेताओं के साथ बैठक हो रही है। शुक्रवार को भी सीएम शिवराज और बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश की बीजेपी दफ्तर में करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई, जिसके बाद अब निगम मंडल में नियुक्तियों के जल्द ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिंधिया के समर्थकों को एडजस्ट करने की है। सिंधिया के 4 में से 5 समर्थकों को निगम मंडल की कमान देने पर तकरीबन मुहर लग चुकी है। साथ ही 15 से 20 करीबियों को संगठन में जगह देने पर भी सहमति बन चुकी है। हालांकि बचे हुए राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अंदरूनी खींचतान की खबरें भी आ रही हैं, जिसे दूर करने और संगठन में सामंजस्य बिठाने लगातार मंथन हो रहा है। संभावना जताई जा रही है कि सितंबर में नगरीय निकाय के चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हमारी कार्य समिति हो रही हैं, पार्टी के और बहुत सारे काम हैं। मुख्यमंत्री के नाते, मध्य प्रदेश के नेता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते सभी राजनीतिक गतिविधियां जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके संबंध में बैठकों का दौर होता है। एक ओर निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर बीजेपी में चिंतन मनन जारी है, दूसरी ओर इसे लेकर हो रही देरी से कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी में अनिर्णय की स्थिति उसके लिए फायदेमंद साबित होगी, लिहाजा बैठकों को लेकर वो बीजेपी पर तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का दबाव है जिन्होंने एक तपोनिष्ठ कार्यकर्ता या नेता के बतौर पार्टी को जिंदा किया है और थोपे गए लोग नियुक्ति के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो ये तमाम गड्ढमड्ढ स्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी को अस्थिर करेंगी। तो आने वाले दिनों में देखिए, आगे देखिए होता है क्या। राजनीति में अपेक्षाओं की कसौटी पर सत्ता को कभी सहज नहीं माना जा सकता। नेता हो या कार्यकर्ता, हर कोई अपनी मंशा को लेकर उत्साहित हो तो संगठन की चुनौती बढ़ ही जाती है। कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना इन दिनों मध्य प्रदेश में बीजेपी कर रही है। राज्य में कभी भी निकाय चुनाव हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है। इसकी एक वजह जिलों और मोर्चों की कार्यकारिणी गठित न होने से निराशा भी है। वहीं निगम मंडल में नियुक्ति की आस लगाए दिग्गजों की लंबी कतार है। अब बीजेपी इन नियुक्तियों में सबको कैसे फिट करती है, ये बड़ा सवाल है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि संक्रमण के कारण लंबे समय तक स्कूल बंद नहीं रखे जा सकते, इसलिए अब प्रदेश सरकार ने 2 अगस्त से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया है। हालांकि इसमें छात्र छात्राओं को स्कूल भेजने पर अभिभावकों की सहमति ली जाएगी। बिलासपुर पहुंचे टेकाम ने कहा कि केवल 50% स्टूडेंट्स की उपस्थिति में ही कक्षाएं लगेंगी। इस दौरान जरूरत पड़ने पर छात्र छात्राओं की जांच और संक्रमण के लक्षण होने पर उन्हें अवकाश देने का भी प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा, निजी स्कूल फीस को लेकर जारी विवाद को खत्म करने के लिए स्कूलों में फीस नियामक समिति गठित की जाएगी। जो बड़े क्लास हैं 10वीं और 12वीं के, जिनके की बोर्ड के एग्जाम होने हैं, उनकी कक्षाएं आरंभ की जाए और जो पालक हैं उनकी सहमति से स्कूल का संचालन करने का जो निर्णय लिया गया है और 2 तारीख से इसमें इसका संचालन स्कूल खोले जाए। चलिए अब आपको कोरोना अपडेट बता दें छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 118 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1 मरीज की मौत हुई है और ओवरऑल अब तक छत्तीसगढ़ में 10,881 केसेस सामने आ चुके हैं और अब तक 13,508 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 312 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है और अब तक 9,84,327 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,046 तक जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ के बाद अब बारी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट हम आपको बता दें तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 11 कोरोना मरीज मिले हैं और मध्य प्रदेश में अब तक 7,91,732 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है और अब तक 10,512 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में
17 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 7,81,024 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 172 जा पहुंची है। अहमदाबाद की एक प्राइवेट फैक्ट्री में अचानक गैस लीक होने से गुना जिले के 7 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों में 3 बड़े और 4 नाबालिग बताए जा रहे हैं, वहीं कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिले के मधुसूदनगढ़ क्षेत्र के वेरवास गांव में करीब 13 मजदूर कमाने के लिए अहमदाबाद की इस फैक्ट्री में काम करते थे। परिजनों को फोन पर जब घटना की जानकारी हुई तो गांव में मातम छा गया। अभी तक पीड़ित परिवारों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। गांव के परिजनों की मांग है कि जैसे जैसे 3 डेड बॉडी वेरवास पहुंची, जिला प्रशासन ने उनका अंतिम संस्कार करा दिया। वहीं 4 लोगों की डेड बॉडी अब भी रास्ते में है और उनके आने पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी गांव पहुंच गए हैं और हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं। मांग पर रख के अभी प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के अनुसार घर में घरेलू गैस ब्लास्ट होने के कारण इनकी डेथ हुई है। 7 लोगों की डेथ हुई है की जानकारी मिली है एंड 3 लोग घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। वर्तमान में हम जानकारी भी कलेक्ट कर रहे हैं, संपर्क भी कर रहे हैं हॉस्पिटल प्रबंधन से अहमदाबाद में। ये कार्रवाई अभी चल रही है। बलरामपुर के वाड्रफ नगर इलाके में हुई हत्या से पूरा इलाका दहल उठा है। हत्यारे ने एक नहीं बल्कि एक के बाद एक 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें उसकी प्रेमिका, पत्नी और 2 साल की मासूम बेटी भी शामिल है। दरअसल वाड्रफ नगर के वार्ड क्रमांक 12 में मकान के बंद कमरे से आ रही बदबू से परेशान लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो पुलिस के होश उड़ गए। अंदर एक महिला की सिरकटी लाश मिली थी। महिला का नाम ललिता बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो आरोपी की प्रेमिका थी। लाश के पास से पुलिस को मिले एक पत्र में लिखा हुआ मिला है कि आरोपी छत्रपति वर्मा ने 4 और हत्याओं की भी खुली चुनौती दी थी। पत्र के आधार पर पुलिस ने जब आरोपी के पैतृक निवास सोनहत की तलाशी ली तो वहां भी दरवाजा बंद था और पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो पत्नी की सिरकटी लाश मिली और उसके साथ ही उसकी 2 साल की बेटी किरण की भी लाश पड़ी हुई थी। आरोपी ने पत्र में अपने पिता, ससुर साढ़ू और पत्नी गायत्री वर्मा की हत्या करने के बाद बात लिखी है और ऐसे में उसने अपनी 2 साल की मासूम बेटी किरण की हत्या की बात नहीं लिखी थी, लेकिन उसने अपनी मासूम बेटी को भी मार दिया। पुलिस ने आरोपी के पिता शंखलाल, ससुर गोपाल और साढ़ू अवधेश को परिवार समेत सुरक्षा में ले लिया है। एक नग्नावस्था में एक महिला की सिरकटी लाश मिली। बाद में तफ्तीश के दौरान यह तथ्य सामने आया कि रमाशंकर कुशवाहा के यहाँ छत्रपति वर्मा नाम का लड़का वहाँ किराए पर रहता था, जो रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनहत का निवासी है। अभी इस प्रकरण में जांच जारी है। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।